वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है फेसबुक लाइव सेशन, वो है डॉक्टर अमृत गोयल के साथ। डॉक्टर अमृत गोयल इज अ सीनियर कंसल्टेंट इन पल्मोनरी मेडिसिन एट अपोलो हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। Along with that, he is also senior consultant at Crest Hospital, Ghaziabad. Formerly, he was associated with Medanta Hospital in critical care medicine as well. So I welcome Dr. Amrit here. Thank you, Prashant. So डॉक्टर अमृत, आज का जो हमारा सेशन है ये हमारे जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक है उनको लेकर, उनको मन में काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस कोविड-19 को लेकर कि कैसे ये जो वायरस है, जो नया आजकल हम बात कर रहे हैं ओमाइक्रॉन को लेकर। तो लास्ट टाइम ये डेल्टा था, इस बार ये ओमाइक्रॉन है, तो अभी ऐसा क्या अलग क्या है इसमें? अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, तो ओमिक्रॉन में about there are 30 mutants which have taken place in Omicron. So can we start now? Yeah, we can start now. Okay. So डॉक्टर अमृत, मेरा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, मेरा पहला सवाल है, लोगों को काफी कंफ्यूजन है, ये जो ओमाइक्रॉन है ये कैसे डिफरेंट है बाकी डेल्टा वायरस है या पुराने जो वेरिएंट आए हैं अभी तक हमारे, तो इसमें क्या नया है? प्रशांत, अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। तो ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है, कोविड का जो नया स्ट्रेन है, ये इसमें स्पाइक प्रोटीन जो वायरस की होती है, इसमें अबाउट 30 म्यूटेशन हुए हैं, उसके बाद ये डेवलप हुआ है। इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें अबाउट 18 वेरिएशंस थे स्पाइक प्रोटीन में, और ये जो म्यूटेशन डेवलप हुए हैं स्पाइक प्रोटीन में, इसके साथ में कुछ नए चेंजेस आए हैं इस वायरस के अंदर। सबसे पहला तो ये, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के अंदर चेंजेस हैं, तो जो हमारा एंटीबॉडीज हैं ओमिक्रॉन के लिए, चाहे वो हमें पहले इन्फेक्शन से बनी हुई है या वो हमें जो बनी है हमारे इसके बाद वैक्सीनेशन के बाद, वो वायरस को उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से वो डेल्टा को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो वैक्सीन हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर। इफेक्टिवनेस है पर उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है। तो ओमिक्रॉन में सबसे पहला तो चेंजेस यही है कि इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जिसकी वजह से ये वायरस है ये ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है, ये ज्यादा तेजी से कम्युनिकेट हो रहा है, ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इट इज ऑलमोस्ट 105% more transmissible compared to the earlier strain which was Delta. Okay. And as it has got more transmissible or more communicable, it has lost its severity. ये डिजीज इतनी सीवियर नहीं जितना डेल्टा सीवियर था। Okay. If we talk about the symptom about the variations Delta and Omicron, तो ओमिक्रॉन वायरस से होने वाले सिम्टम्स यूजुअली अधिकतर पेशेंट्स में माइल्ड हैं। ये उन पेशेंट्स को भी हो रहे हैं जो पहले से वैक्सीनेटेड हैं या जिन्हें पहले डेल्टा के साथ कोविड हो चुका है। इसमें ज्यादा सिम्टम्स जो है अपर थ्रोट रिलेटेड है, जिसमें थ्रोट कंजेशन होना, माइल्ड कफ होना, फीवर आना जो नॉर्मली 2-3 डे लास्ट कर रहा है, रनी नोज होना, अपर एयरवे या फ्लू जैसे सिम्टम्स ज्यादा हैं। ये वायरस क्योंकि अपर थ्रोट में ज्यादा रेप्लिकेट होता है कंपेरेटिव टू डेल्टा वेरिएंट, इसमें इतनी ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है। लंग का इन्वॉल्वमेंट डेल्टा के कंपैरिजन में कम है पेशेंट में, जितने अभी तक स्टडीज आई हैं, जितने हम लोगों ने अभी तक पेशेंट्स देखे हैं। जो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट डेल्टा के साथ काफी ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर था, वो ओमिक्रॉन में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ओके। सो डॉक्टर अमृत, क्या इस वक्त जो सारे केसेस हैं, जो सारे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या वो ओमाइक्रॉन के ही आ रहे हैं या कुछ पुराने डेल्टा वेरिएंट के भी केसेस हैं? प्रशांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा के हिसाब से तो अभी तक कंफर्म्ड ओमिक्रॉन केसेस अबाउट लेस देन 6000 हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हाउ टू आइडेंटिफाई डेल्टा फ्रॉम ओमिक्रॉन। तो जब हम नॉर्मली लैब टेस्ट करते हैं जिसमें हमारा कोविड एंटीजन टेस्ट है, ये हमें डेल्टा और ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करता। जो दूसरा टेस्ट हम आरटी-पीसीआर करते हैं उसके थ्रू भी हम डेल्टा ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डेल्टा और ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसेस पर्टिकुलर केस में इट्स मोर ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट टू गो फॉर,
to identify the variant of the COVID disease. और इसको आइडेंटिफाई करने में जीन सीक्वेंसिंग से ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लगते हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट ने हमें रिपोर्टेड कंफर्म केस ओमिक्रॉन के दिए हैं, इट इज अबाउट 6000। अलग अलग जो है कि डाटा में अलग अलग जो क्लेम्स हैं, जो क्लेम किए जा रहे हैं मुंबई से, उसमें कहा जा रहा है कि अभी भी 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा से हैं, वो ओमिक्रॉन से नहीं है। ओके ओके, तो इसका मतलब है मतलब जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डेल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओमाइक्रोन ही हो। तो भले बिल्कुल ही प्रशांत जी, ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि सारे पेशेंट ओमिक्रॉन के नहीं हैं, ये पेशेंट डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिक्स हैं। जो स्टडी मुंबई से आ रही है इसमें अबाउट 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वाले हैं। और अगर आप देखें तो मॉर्टेलिटी ट्रेंड जो पिछले लास्ट वीक का है, ऑन एवरेज वीकली 300 to 500 पेशेंट्स दे आर हैविंग मॉर्टेलिटी विद सेकेंडरी टू डेल्टा वेरिएंट, ये दिस कोविड। जो हमने अपने सेकेंड वेव में देखा था, जिस तरह का डेथ का ट्रेंड डेली का जो था सेकेंड वेव में पीक करने लगा था, वो लास्ट 1 वीक की वेव में उसी तरह का ट्रेंड आ रहा है। ओके ओके, सो डॉक्टर अमृत, क्या कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी जो पहले हम करते आ रहे थे वही है या कुछ चेंज आया है इस ओमाइक्रोन के लिए? प्रशांत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। देखो, प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने हमें कहा है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये ज्यादा कम्युनिकेबल है, ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इसमें हमें प्रोटेक्शन के लिए या अपने को प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें। जब भी हम पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। हम एक दूसरे से कम 6 फुट या 2 गज की दूरी बनाकर बैठें। हम लोग एक दूसरे का अगर कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं तो झूठा ना खाएं, स्पेशली बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा लंच आवर में सारे एक साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे का झूठा शेयर करते हैं। उस तरह का शेयरिंग ना करें। जिस समय इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में कैंपेनिंग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन ने उसे रोका है, तो उसके बाद भी गैदरिंग्स हो रही हैं। तो ये गैदरिंग जो है बहुत फेटल हो सकती हैं, इससे डिजीज बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकती है। मार्केट में भी हमने देखा है लोगों के अंदर अब इतना डर नहीं है डिजीज का। अभी भी अगर हम देखें तो आसपास सड़क पे मैं आ गया हूँ आपसे बात करने के लिए, मैं देख रहा हूँ 30-40% लोग अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव स्टेप लेते हुए स्कूल्स को भी फिलहाल ऑनलाइन किया है, बंद किया है, जो अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। तो ये सारी चीजें रेगुलर अपने हाथ वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, पब्लिक प्लेसेस को हमें ऐसे टच नहीं करना, है ना, ग्लव्स को यूज करना है, और पेशेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करके उन्हें होम आइसोलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजीज माइल्ड है, लोग टेस्टिंग कम करा रहे हैं। टेस्टिंग कम कराने की वजह से लोग बाग पॉजिटिव होने के बाद भी मार्केट्स में ऐसे ही घूम रहे हैं, विच इज इंक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन। डेल्टा में क्योंकि डिजीज ज्यादा सीवियर थी तो लोग ज्यादा होम बाउंड थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, उतना मोबिलाइज नहीं थे। ओमिक्रॉन क्योंकि माइल्डर है तो लोग बाग उतना ज्यादा जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और अपने लिए भी रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी अपने साथ जो मिलने वाले हैं उनको भी डिजीज का रिस्क पैदा कर रहे हैं। तो डॉक्टर अमृत, इन सब में कोरोना वायरस के केस में हम लोग जैसे पिछले 2 साल से हम लोग बात करते आ रहे हैं इम्यूनिटी का रोल। तो जो बॉडी की बिल्कुल सेल्फ इम्यूनिटी है, तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है और उस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रशांत, आपने पीछे भी सुना कि गवर्नमेंट पीछे एडवोकेट करती रही इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि हम बहुत सारी होममेड थेरेपीज ले सकते हैं, काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी देसी चीजें हैं जो हम लोग पहले यूज करते रहे हैं, जिसमें लौंग वगैरह है जिनका इस्तेमाल रहा है। इसके अलावा हम लोगों की जो रिसर्च स्टडीज हैं, अगर हम बात करें तो भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका रोल आजकल काफी तेजी से निकल के आ रहा है, जिसमें विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसका निकल के आ रहा है। विटामिन सी लेने से डिजीज को हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन डी का रोल निकल के आ रहा है। कुछ रिसेंट स्टडीज हैं जिसमें आया है कि विटामिन डी लेने से पेशेंट के अंदर सीवियर डिजीज उतनी नहीं हो रही है, अगर हम विटामिन डी का लेवल अपनी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये विटामिन डी, विटामिन सी, इम्यून बूस्टर्स, मल्टीविटामिन, ये सारी इम्यूनिटी को अगर हम अपनी को इम्प्रूव करते हैं या एनहांस करते हैं तो डिजीज को कहीं ना कहीं सीवियरिटी को ही कम कर रहे हैं और फेटलिटीज को ही कम कर रहे हैं। क्या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है? जैसे बुखार है, फीवर है, तो ठीक है, लोग पैरासिटामोल ले रहे हैं। बट पिछली साल जैसे हम लोगों ने देखा था काफी सारी मेडिसिन थी, आइवरमेक्टिन हो गई, जैसे स्टेरॉइड का यूज हो गया जो काफी ज्यादा हुआ था।
क्या इस बार भी उस तरह का यूज देखा जा रहा है, या क्या लगता है आपको, क्या उनका कोई रोल है अभी भी? क्योंकि कई रिसर्च पेपर तो लास्ट ईयर पब्लिश हुए थे। प्रशांत, अगर हम देखें तो कोविड जो है इवॉल्विंग डिजीज है और आजकल अभी सभी चीजें एक्सपेरिमेंटल फेज में हैं। जो चीजें आज हम कहते हैं कि गाइडलाइन में है या ट्रीटमेंट में है, कल हम फाउंड आउट करते हैं जब हमारे पास ज्यादा लंबा केस होते हैं कि चीजें इफेक्टिव नहीं है। जैसे आपने पहली वेव में देखा, पहले प्लाज्मा आया कि प्लाज्मा हेल्प कर रहा है, फिर गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली कहा कि नहीं, प्लाज्मा को इस्तेमाल ना करें, ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है। फिर इसी तरह हमने देखा रेमडेसिविर के लिए गवर्नमेंट ने फिर नो कहा, और आपने आइवरमेक्टिन का नाम लिया। उसी तरह कई चीजें हैं जो एक एक करके HCQS है, जो पहले इनिशियली इफेक्टिव लगी, पर धीरे जब हमने उनके ऊपर लार्ज स्टडीज की तो इफेक्टिवनेस नहीं लगी। अगर हम बेसिकली कोविड को देखें तो कोविड में 3 कैटेगरीज हैं, L1, L2 एंड L3। L1 कैटेगरी वो है जहाँ माइल्डर सिम्टम्स हैं, पेशेंट का ऑक्सीजनेशन जो है वो मेंटेन्ड है, पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। L2 कैटेगरी वो है जहाँ पेशेंट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, पर इन्वेजिव वेंटिलेशन या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और L3 डिजीज वो है जहाँ पेशेंट को NIV या इन्वेजिव वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज की, तो ये L1, L2, L3 कैटेगरी के हिसाब से वेरी करता है। ओमिक्रॉन में लकीली अधिकतर केसेस, जो 90% केसेस हैं, वो L1 वैरायटी के हैं, जो होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन में ट्रीट किए जा सकते हैं, जिसमें मेन सिम्टम फीवर का आना, कोल्ड का होना, गला पकड़ना, जुकाम होना, ठंड महसूस करना, जी मिचलाना, भूख ना लगना, ये ज्यादा है। अधिकतर ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है, जैसे फीवर आने के लिए पैरासिटामोल या क्रोसिन लेना है। कुछ रोल विटामिन का है, जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइप के मल्टीविटामिन को यूज कर रहे हैं, विटामिन सी को यूज कर रहे हैं, विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं 75 से 125 के बीच में, तो विटामिन डी को सप्लीमेंट कर रहे हैं। एक माइल्डर एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह पे, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या कुछ इसी तरह की मिलती जुलती एंटीबायोटिक सेफिरॉक्सिम, ये पेशेंट को दिया जा सकता है जिन्हें रिक्वायर्ड है, अगर डॉक्टर एडवोकेट करता है तो। कुछ नई मेडिसिन है, जैसे लास्ट वेव में हमने देखा था फेविफ्लू या फेविपिराविर काफी ज्यादा इन थी, ऑल्दो टाइम के साथ उसकी इफेक्टिवनेस क्या, उसका रोल कम हुआ है। अभी एक नई मेडिसिन है मालनूपिराविर, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसका रोल गवर्नमेंट कह रही है, FDI, कि इसका रोल कोविड में हो सकता है। L1 केसेस को हम लोग कुछ पेशेंट्स को दे रहे हैं, इन अ डोज ऑफ 800 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज, ओनली फॉर दोज पेशेंट जिसमें एडवोकेटेड है डॉक्टर के द्वारा। स्पेशली लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन पेशेंट के नॉर्मल होनी चाहिए बिफोर हम इसे स्टार्ट करें। तो ये कुछ नई मेडिसिन हैं जिनका रोल आ रहा है, पर ये भी एक्सपेरिमेंटल है। इनको लेके कुछ गवर्नमेंट ने भी वार्निंग भी इशू की है, क्योंकि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, पर ये कुछ नई मेडिसिन हैं जो जिनका रोल आ रहा है। L2 डिजीज में मोस्टली पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको हमें मल्टीपल चीजें देनी होती हैं, जिसमें ऑक्सीजनेशन है, IV एंटीबायोटिक्स हैं, इफ रिक्वायर, स्टेरॉइड्स अगर रिक्वायर्ड है तो हम दे रहे हैं, ऑल्दो लोअर डोज में दे रहे हैं जहाँ पे पॉसिबल है, और अदर सप्लीमेंट्स, जिसमें विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह हैं। इसके अलावा ब्लड थिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रशांत, क्योंकि जैसे हमने देखा डेल्टा में काफी ज्यादा पेशेंट्स के अंदर क्लॉटिंग आ रही थी, जिसमें लंग्स के अंदर क्लॉटिंग है और बॉडी के अदर पार्ट में क्लॉटिंग है। तो ब्लड थिनर, जिसमें जो नक्सोपेरिन है या डेल्टा पेरिन है या फ्रेगमिन है, इनका रोल डेफिनेटली था, पर इसके लिए हमें कई चीजों की मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसमें डी डायमर टेस्ट है और कुछ और इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें CRP है, फेरेटिन है, LDH है। तो इन चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए हमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट को करने की जरूरत है। पेशेंट को सलाह ये है कि वो ये सब चीजें अपने आप ना करें, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जो उस चीज को, इस डिजीज की बीमारियों को, सब बीमारियों को समझता हो। माइल्ड सिम्टम होने के बाद भी अपने ब्लड टेस्ट को कराएं, क्योंकि ये डिजीज इनिशियली एसिम्टोमेटिक होती है, माइल्डर होती है, पर आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर ये प्रोग्रेस कर सकती है। सो इफ वी आइडेंटिफाई इट अर्लियर, वी टेक द स्टेप्स अर्लियर, so we can prevent the progression to complication and we can save the important lives. Thank you, Dr. Amrit. So Dr. Amrit, now my next question is, आपने काफी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। एक और जो प्रिवेंटिव मेजर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर भी अभी भी ऑल्दो हमारे देश ने काफी अच्छा वैक्सीनेशन ड्राइव किया है और काफी
लोगों तक वो वैक्सीन पहुंची है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो गई है। तो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अभी भी डाउट है, क्या ये वाकई इतनी इफेक्टिव है वैक्सीन? प्रशांत, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वी हैव रीच लैंडमार्क ऑफ 150 मिलियन डोजेस, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत कम टाइम में हमने लगभग 1 साल की ड्यूरेशन में से अचीव किया है। वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स इफेक्टिव है। पेशेंट को अपनी पहली डोज लेनी है, फिर उसके बाद 3 मंथ के अंतर पे सेकेंड डोज लेनी है। हमने ये देखा है कि अधिकतर जो मॉर्टेलिटी है वो उन पेशेंट के अंदर है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। कोविड हो भी रहा है तो मोस्टली माइल्डर हो रही है, डिजीज सीवियर नहीं है, उतने फेटल आउटकम नहीं है। तो ऑफकोर्स कहने के लिए डिजीज को देखते हुए और पेशेंट के अंदर जिस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं, अनडाउटफुली जो ये कोविड वैक्सीन है ये इफेक्टिव है और एटलीस्ट ये डिजीज की सीवियरिटी को प्रिवेंट करने में इफेक्टिव है। हमें इस चीज में कोई संशय नहीं करना चाहिए कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है और जो गवर्नमेंट हमारी कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलें, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया वो वैक्सीन लगाएं। अभी गवर्नमेंट ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की है। जिनके बच्चे 15 से 18 साल के बीच में हैं, वो भी अपनी वैक्सीन को लगवाएं। ये वैक्सीन सेफ है, इससे कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। थैंक यू डॉक्टर अमृत। आजकल अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बूस्टर डोज को भी अप्रूवल मिली है, तो बूस्टर डोज के लिए मतलब किन पेशेंट्स को बूस्टर डोज के लिए जाना चाहिए, या सभी लोग बूस्टर डोज लगवाएं? प्रशांत, आपकी आवाज कट रही है, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? या हम मैं कह रहा था कि अभी जैसे बूस्टर डोज भी हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो क्या बूस्टर डोज लगवाना सभी पेशेंट्स के लिए, सभी के लिए कंपलसरी है, या कुछ खास लोग हैं जिनको बूस्टर डोज के लिए जाना चाहिए? प्रशांत, अगर हम बात करें बूस्टर डोज की, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि बूस्टर डोज जिन लोगों को वैक्सीन लगे 6 से 9 महीने हो गए हैं, हमने ये नोटिस किया है पिछली कुछ स्टडीज में कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है, स्टार्ट क्रॉसिंग 6 मंथ एंड रीचिंग टू द लेवल ऑफ 9 मंथ, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का लेवल फॉल होने लगता है। टू ऑगमेंट दिस एंटीबॉडी लेवल्स एंड टू ऑगमेंट द इम्यूनिटी, इसमें बूस्टर डोज का रोल आ रहा है। वर्ल्ड की अधिकतर कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी जो पॉपुलेशन है उन्हें बूस्टर डोज दे रही है। अभी ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज का इंडिया में भी 10th से लॉन्च किया है। ये वैक्सीन उन लोगों को लेनी जिन्हें सेकेंड डोज लगे हुए 9 मंथ या ज्यादा हो गया है, क्योंकि अभी हमारे कम बात करें कंट्री के अंदर वैक्सीन की अभी शॉर्टेज है, इतनी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है सिलेक्टेड लोगों के लिए, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हायर रिस्क पे हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, या चाहे वो किडनी डिजीज सफर कर रहे हैं, या वो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, या वो ब्लड प्रेशर की डिजीज से सफर कर रहे हैं, या किसी कार्डियक इलनेस से सफर कर रहे हैं। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, जिससे हमने देखा जब फर्स्ट डोज आई थी तो उससे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई, फिर उसके बाद हाई रिस्क पॉपुलेशन को जो 60+ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन्हें दी गई। फिर ग्रेजुअली उसी तरह गवर्नमेंट ने ये भी हमारा अवेलेबिलिटी कराई है इस डोज की। पहले जो हम लोग के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फिर जो 60 ईयर+ लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कार्डियक डिजीज है, या किडनी डिजीज है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन्हें अवेलेबल करा। थैंक यू डॉक्टर अमृत। तो डॉक्टर अमृत, लाइक आपने जैसे बोला कि बूस्टर डोज डेफिनेटली लगवाने चाहिए, और बूस्टर डोज जो सेकंड वैक्सीनेशन हुआ है उसके करीब करीब 9 महीने बाद आपको जी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जी। क्या इसमें एंटीबॉडी टाइटर का भी कोई रोल है, कि जिन लोगों में अगर एंटीबॉडी टाइटर कम है क्या वो पहले भी बूस्टर डोज के लिए जा सकते हैं, या हमें 9 महीने वेट करना ही चाहिए? प्रशांत, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ऐसी एंटीबॉडी की मॉनिटरिंग के लिए कोई गाइडलाइन इशू नहीं की है। और इफ यू टॉक ऑफ गोइंग फॉर द एंटीबॉडी लेवल्स इन द ब्लड, तो ये पब्लिक के लिए एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें लोग जाएंगे अपनी एंटीबॉडी स्टेटस को चेक कराएंगे, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि वैक्सीन नहीं लेना है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है बहुत ऑप्टिमल स्टेप है, एंड फिजिक वे में वो लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, बूस्टर डोज दे रही है। ऑफ कोर्स जिनका एंटीबॉडी लेवल कम है उनको अंदर वैक्सीन बूस्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है।
पर ये इम्यूनिटी खाली एंटीबॉडी रिलेटेड नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं टी सेल का भी रोल है, और हम टी सेल रिलेटेड जो इम्यूनिटी है उसमें हम टाइटस एंटीबॉडी चेक करके हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किन्हें पहले देना चाहिए या किन्हें बाद देना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर अमृत। सो डॉक्टर अमृत, अभी हमारे पास जो हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है उनकी तरफ से भी एक क्वेश्चन है, मैं अभी यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूँ। मतलब पेशेंट है, सिंपल उनकी कंप्लेंट है कि फीवर है उन्हें, तो क्या टेस्ट है या क्या इन्वेस्टिगेशन है जो पेशेंट को करवानी चाहिए? बेसिक इन्वेस्टिगेशन अगर मैं बात करूं, सिर्फ फीवर है पेशेंट को 101। प्रशांत, अगर मैं बात करूं कि फीवर है पेशेंट को, सबसे पहले तो फीवर के खाली कोविड ही नहीं है। अभी जो पब्लिक के अंदर एक मिथ बन गया है कि अगर फीवर है तो कोविड है और खाली कोविड है, इसे निकालना होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो अदर डिजीज इस समय एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं वो मिस हो रही हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक का फीवर वर्कअप होता है हमारे यहाँ इंडिया में, जिसमें रूटीन टेस्ट सीबीसी, एलएफटी, केएफटी होता है। टाइफाइड के लिए टाइफाइड.IgM होता है, विडाल होता है। फिर मलेरिया के लिए मलेरिया एंटीजन होता है, डेंगू के लिए डेंगू एनएसएन होता है। तो डेंगू भी कम हो गया है, पर डेंगू के भी अभी स्पोरेडिक केसेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक वर्कअप कराना है। कोविड एंटीजन या कोविड आरटीपीसीआर जैसी तरह से विजिबिलिटी है उसे कराना है। एंड वंस वी गॉट द कंफर्मेशन अबाउट द कोविड, देन स्पेसिफिक कोविड टेस्ट कराना है, जिसमें हमारे सीआरपी है, डी डाइमर है, फेरेटिन है, एलडीएच है, IL-6 है। अगर स्पुटम प्रोडक्शन है तो उसको स्पुटम कल्चर, और फीवर ज्यादा तेज है तो ब्लड कल्चर्स कराना है। थैंक यू डॉक्टर अमृत। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। एंड जितना मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी सारे आपके डाउट्स हैं जो क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप उनको चैट बॉक्स में डालिए। हम अभी और क्वेश्चंस अभी ले सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस कोई भी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में उनको लिखते रहिए, वो हम तक पहुंच जाएंगे। तो डॉक्टर, मैं जस्ट एक अगर मैं एक समराइज करूं यहाँ पर हमारा जो पूरा ये सेशन था, कि सबसे पहली चीज है पेशेंट्स को पैनिक नहीं होना है। अगर कोई भी सिम्टम्स आता है, कोई भी कुछ है, तो अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें और अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करें। बाकी अपने इम्यूनिटी पे ध्यान जरूर दें। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी घरेलू चीजें हो सकती हैं वो आजमाएं, या फिर मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन वगैरह हैं, डॉक्टर से पूछकर डेफिनेटली उनको आप ले सकते हैं। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीनेशन प्लीज जरूर करवाएं आप। और घर से बाहर कम से कम निकलें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो डॉक्टर, एनीथिंग एल्स आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैनिक ना करें, लेकिन सेफ्टी मेजर जरूर लें, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि लोग पैनिक तो नहीं कर रहे लेकिन सेफ्टी मेजर भी नहीं ले रहे। राइट। तो जितना इम्पोर्टेंट पैनिक ना करना है, उतना ही पैनिक ना करने के साथ सेफ्टी मेजर्स लेना है। अगर हम ऑप्टिमल सेफ्टी मेजर्स लेते रहेंगे तो ये लॉकडाउन भी नहीं होगा, और ये जो हम लोगों को लॉसेस बार बार लॉकडाउन की वजह से होते हैं वो भी नहीं होगा, और जो लाइफ के लॉसेस हो रहे हैं बार बार वो भी नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमृत। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने सारी क्वेश्चंस को, सारी परेशानियां, जितने भी जो मिथ भी थे कुछ एक वो भी हमने यहाँ पे एड्रेस करे हैं डॉक्टर अमृत ने। सो थैंक यू गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर। एंड आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए हम लोग वापस से इस फेसबुक लाइव सेशंस को दोबारा भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अमृत फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू ऑडियंस, थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।